पहलू है कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में। तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। वो एक अभियुक्त हैं। कुछ और केसेस में एक अभियुक्त की हैसियत से उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा। और बार बार इस निर्णय में भी इसका जिक्र होता है कि किसी अमुक केस में उनके विरुद्ध कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। तीसरा, ये जितने और केसेस की बात होती है उसका स्रोत, उन सबका स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहाँ से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। दोस्तों, आज एक निर्णय आया है, मैं समझता हूँ निराशाजनक ज़रूर है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कहा कि आप मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हम इस निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं 66 दिन से, 66 डेज़। और 66 दिन बाद आज 10:30 बजे जब निर्णय आने की सूचना आई तो उसके बाद भी निर्णय नहीं आया और कहा गया कि 2:30 बजे के बाद आएगा। और 2:30 बजे के बाद ये अभी इस कमरे में आने से 10 मिनट पहले मिला है हमको। तो इसलिए हम भी आपकी प्रकार इंतज़ार कर रहे थे और इसलिए मैं निर्णय को अंत में। राहुल गांधी पर फैसला देने वाले जज बुरे फंसे। राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पड़ सकती है हाई कोर्ट के जज पर भारी। अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें, राहुल गांधी पर टिप्पणी करना भारी पड़ सकता है। हेमंत प्रक्षक, जो कि गुजरात हाई कोर्ट ने किस तरीके से राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में आरोपी बताया और उन्होंने इस बात पे उन्होंने ये फैसला सुनाया है दोस्तों कि राहुल गांधी हैबिचुअल जो है वो हैबिचुअल इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। इन पे 10 और मामले हो चुके हैं, इसलिए इनको तत्काल इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जो कानून के जानकार होने के बावजूद वे इस तरीके के कानून को वायलेट करते हैं, ऐसे लोगों पर ये चार्जेज होने चाहिए। इसलिए इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। ये टिप्पणी अब स्वयं गुजरात के हाई कोर्ट जस्टिस, जो चीफ जस्टिस हैं गुजरात के, हेमंत प्रक्षक को भारी पड़ सकता है। इस पूरे मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जहां इस पूरे मामले में वकील सुप्रीम कोर्ट के अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात हाई कोर्ट के जज को ये टिप्पणी करना कतई जो है वो संविधान के दायरे और संविधान से इतर है, क्योंकि राहुल गांधी पर जो मामले चल रहे हैं उसमें अभी तक राहुल गांधी किसी मामले में विक्टिम नहीं है। यानी अगर राहुल गांधी किसी मामले में दोषी पाए गए होते तब ये गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस ये कहते कि राहुल गांधी हैबिचुअल जो है वो इस तरीके से वक्तव्य देने वाले हैं। जबकि राहुल गांधी पर जितने भी मानहानि के केस है वो सभी पेंडिंग है, सब ट्रायल चल रहे हैं, किसी में भी वो विक्टिम नहीं हुए हैं। लेकिन इस मामले में उन्होंने फैसला देते हुए उन 10 मामलों का जिक्र किया जो राहुल गांधी पे है, जिसमें अभी कोई भी ट्रायल चल रहा है, किसी में विक्टिम नहीं है, सब में जो है हो सकता है बरी भी हो सकते हैं। तो आखिर किस बेस पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये टिप्पणी की है? इस टिप्पणी को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट के जज हेमंत प्रक्षक को घेर लिया है और उन्होंने कहा है कि संविधान का वायलेशन है। उन्होंने 3 बड़ी कमियां गिनाई हैं और इन 3 बड़ी कमियों के जरिए जो उनको घेरा गया है। तो दोस्तों, अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना मत भूलिएगा। जरा आप सुनिए किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत प्रक्षक पर जो है वो बड़ा सवाल किया है। दरअसल हेमंत प्रक्षक के बारे में हमने आपको बताया था कि जो ये है हेमंत प्रक्षक साहब 2001 जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो वो मोदी जी के सरकारी वकील बन गए थे। उन्होंने 2002 से 2007 तक सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजन के रूप में काम किया। वर्ष 2015 और 2019 के बीच गुजरात उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार के स्थायी वकील के रूप में भी काम किया। 2021 में गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने और उनका कार्यकाल 27 तक है। तो ये ऐसे जो जज हैं, जरा सुनिए क्या कुछ कहना है राहुल गांधी के मामले में जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी का। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। सीधा प्रेस वार्ता में 3 न्यायालय में, पिछले कोर्ट में भी कहा, एक सरल प्रश्न कि जो ये याचक हैं, शिकायत करता है, वो खुद
कैसे मानहानि के शिकार हुए, ये कृपया बताया जाए। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस। न इस निर्णय ने न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहाँ से द्वेष आता है इसमें। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है उस पर देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं उस पर कहाँ से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता, शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। आज मैं समझता हूँ एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहाँ पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। अभी तक हमें इसका औचित्य इस निर्णय में भी नहीं मिला है। दूसरा एक और पहलू है कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में। तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। वो एक अभियुक्त हैं कुछ और केसेस में। एक अभियुक्त की हैसियत से उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा, और बार बार इस निर्णय में भी इसका जिक्र होता है कि किसी अमुक केस में उनके विरुद्ध कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। तीसरा, ये जितने और केसेस की बात होती है उसका स्रोत, उन सबका स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहाँ से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। और ये एक ज़्यादा विशाल एक कॉन्स्पिरेसी है जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वाक्य और बातचीत पे रोकथाम हो, उसका गला घोंटा जाए, और इस प्रकार की स्वतंत्र सोच कोई एमपी हो या एमपी न हो वो नहीं कर पाए। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अभी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला खत्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया, तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया, कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। एक ऐसी चीज़ जिसमें एक आरोप लगाया, सिर्फ आरोप है, कोई दोषी नहीं है, 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट